देखो हम लोगों ने सेकेंड चैप्टर कर दिया ख़त्म और अभी हम देखेंगे इसी के साथ में थर्ड चैप्टर। और हमें थर्ड चैप्टर में देखो करना क्या क्या है। चैप्टर नंबर थर्ड में हम दो चीज़ें मेजर डिस्कस करने वाले हैं। हम लोग डिस्कस करेंगे इसमें टाइड्स नंबर 1 और नंबर 2 हम लोग जो इसमें डिस्कस करेंगे इस वीडियो में वो हो जाएगा एक्लिप्स। यानी कि ज्वार, भाटा और हम ग्रहण, इन दो चीज़ों को इस वीडियो में हम लोग कंप्लीट करेंगे और छोटा सा, ज़्यादा नहीं, आधे घंटे का होगा। इसमें देख लेते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या डिस्कस करेंगे, टाइड्स। टाइड्स होता क्या है? टाइड्स होता है, देखो वो तो बनाऊंगा, पहले समझा ही देता हूँ। देखो, जब सन और मून की ग्रेविटी अर्थ पे लगती है तो अर्थ को वो अपनी तरफ आकर्षित करेंगे। अर्थ को तो आकर्षित होती नहीं, लेकिन हाँ, यहाँ पे होने वाला जो ओशन है, ओशन से पानी उठेगा और अच्छा एक टाइम के बाद और कितना जाएगा, गुरुत्वाकर्षण के कारण थोड़ा सा उठा और उसके बाद उसका गिरना ही क्या है, ज्वार और भाटा है। यानी उठने को कहेंगे ज्वार और गिरने को कहेंगे भाटा। ठीक है, देख लेते हैं टाइड्स क्या होता है। देखो, एक्लिप्स हटा देते हैं, इसको जब पढ़ेंगे तभी देख लेंगे, अलग सा लग रहा है। ठीक है, देखो ज्वार भाटा होता क्या है। राइज एंड फॉल ऑफ द ओशियन वाटर लेवल ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ सन एंड मून आर रेफर्ड एज द टाइड। मतलब क्या है, पृथ्वी है, पृथ्वी पे जो सूर्य और चंद्रमा का जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है वो समुद्र के जल स्तर को उठाता और गिराता है। इसी को क्या कहा गया है, टाइड। जब जल स्तर उठेगा तो उसको ज्वार और गिरने को क्या कहेंगे, भाटा। तो ज्वार और भाटा आते हैं ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ मून एंड सन। ठीक है, और देखो, द वेव जनरेटेड बाय द टाइड्स आर कॉल्ड टाइडल वेव। समुद्र में ऐसे लहरें उठती ना, उनको क्या बोलते हैं, टाइडल वेव्स। बहुत तेजी से उठती हैं, गिरती हैं, और ये किसकी वजह से हो जाता है, ये हो जाता है टाइड्स की वजह से। तो वही कह रहा है, द वेव जनरेटेड बाय द टाइड्स आर कॉल्ड टाइडल वेव्स। और देखो, द हाइट ऑफ टाइड्स एट डिफरेंट प्लेसेस, मतलब हाइट ऑफ टाइड्स, उनकी जो ऊंचाई है लहरों की उठने की, अलग जगहों पे अलग अलग होती है, अलग अलग कारणों से। देखो, जहाँ पे पानी कम है तो वो बहुत ज़्यादा ऊपर नहीं उठेगी, तो डेप्थ ऑफ द वाटर, जहाँ ज़्यादा पानी है वो ज़्यादा ऊपर तक उठ जाएगा। तो डेप्थ ऑफ वाटर, कोस्टल फीचर्स, वहाँ के तट के कैसे फीचर्स हैं उन पे डिपेंड करेगी लहर की ओपननेस एंड क्लोजनेस ऑफ सी। समुद्र बड़ा है तो उसमें ज़्यादा हाई टाइड आ जाएंगे, छोटा है तो वहाँ कम आएंगे। तो ओपननेस जितना बड़ा होगा उसमें ज़्यादा आएंगे, छोटा है क्लोज है तो कम आएंगे। हाइट ऑफ टाइड्स एट डिफरेंट प्लेसेस ड्यू टू द डेप्थ ऑफ वाटर, कोस्टल फीचर एंड द ओपननेस एंड द क्लोजनेस ऑफ सी। तो उनकी लंबाई, ऊंचाई किस पे निर्भर करेगी, इन सारे फीचर्स पे। सन इज फार बिग, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखो, सूर्य की ग्रेविटी बहुत ज़्यादा है तो पृथ्वी पे लगने वाला उसका बल भी ज़्यादा होना चाहिए था, पर ऐसा नहीं है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा दूर पर है। मून यानी चंद्रमा की ग्रेविटी कम है, लेकिन वो पृथ्वी के पास होने की वजह से अर्थ पे उसकी ज़्यादा ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है और वो पानी के मूवमेंट को करने में वो एक मेन रीज़न होता है। देखो, सन इज़ द फार बिगर देन मून यट, Sun is far bigger than moon, yet gravitational force of moon is double. This is due to sun is greater distance from moon than moon from earth. देखो क्या है, ग्रेविटी ज़्यादा होने के बाद भी चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी पर ज़्यादा लगता है। क्यों? क्योंकि सन उससे बहुत ज़्यादा दूर है। तो ये डेफिनेशन समझ लो, परिभाषा समझ लो, परिभाषा समझ में आई। अब ग्राफ से, चार्ट से इसको डायग्राम बना के देख लेते हैं कि टाइड्स कैसे कैसे आते हैं। इसको मैं कर देता हूँ रफ। अब जा देखो चार्ट से कि कैसे कैसे ये आएगा।
देखो टाइड दो तरीके के होते हैं, एक होता है स्प्रिंग टाइड, और दूसरा होता है नीप टाइड। स्प्रिंग को टाइड को कह देते हैं बृहद ज्वार भाटा, और इसको बोल देते हैं नीप को हल्के ज्वार भाटा। हमने बेसिकली देखा कि ये किसका परिणाम है, ये परिणाम है ग्रेविटी का। सन और मून की ग्रेविटी से ये सारे के सारे होते हैं हाई। देख लो कैसे कैसे काम करेंगे ये हाई टाइड और स्प्रिंग टाइड या बृहद ज्वार भाटा। देखो इसकी कंडीशन क्या बनेगी। देखो हाई टाइड दो कंडीशन में अकर्ड होगा, जब सूर्य और चंद्रमा का एक साथ एक स्ट्रेट लाइन में एंगल्ड हो जाएंगे तो पूरा फोर्स कहाँ लगेगा, अर्थ पर लगेगा और अर्थ की सतह पर रोटेशन मूवमेंट बढ़ जाएंगे। देखो कैसे, ये एक कंडीशन ये है, ये कंडीशन है न्यू मून डे की। यानी कि अमावस्या। अब है क्या, यहाँ पे सूर्य और चंद्रमा का कंबाइंड फोर्स पृथ्वी के चारों तरफ लग रहा है, और होगा क्या, अब यहाँ पे ग्रेविटी, इन दोनों की ग्रेविटी अर्थ पे काम करेगी और पानी को उसकी सतह से ऊपर उठाएगी। अब कितना उठेगा, जब तक ग्रेविटी उनकी पावरफुल रहेगी, जैसे ही ग्रेविटी लूज होगी पानी वापस क्या आएगा, अर्थ की तरफ आएगा और टाइड डेवलप हो जाएगा। इसी को कहेंगे हाई टाइड। हाई टाइड की एक कंडीशन तो ये होगी जब अर्थ चंद्रमा के फ्रंट में यानी कि इन दोनों के बीच में आ जाए। एक कंडीशन ये भी बन सकती है कि जब अर्थ के दूसरी तरफ मून रहे, ये कंडीशन बनेगी यानी कि पूर्णिमा के दिन। पूर्णिमा की कंडीशन में देखो मून कहाँ है, मून अर्थ के एक तरफ है और इस समय ये हमें पूरा दिखाई भी देता है। ठीक है, अब देखो क्या होगा, अब एक तरफ सन की ग्रेविटी है और एक तरफ मून की ग्रेविटी है, एक तरफ वो पानी को एक तरफ खींच रहे हैं, दूसरी तरफ जाएगा पानी, तो उसमें फ्लैक्चुएशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और अर्थ पे क्या आ जाता है, हाई टाइड डेवलप होते हैं ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ सन। तो बृहद ज्वार भाटा कब आएंगे, जब एक लाइन में, एक एंगल में, और इसी को कहा गया सिजिगी। जब सिजिगी की कंडीशन होगी, सिजिगी है व्हेन द सन मून व्हेन सन अर्थ एंड मून लाइन इन अ सिंगल लाइन या स्ट्रेट लाइन में जब भी होंगे तो उसको हम सिजिगी बोलते हैं, जब एक सीधी रेखा में होंगे। और इन दोनों कंडीशन में क्या आता है, बृहद ज्वार भाटा। ये कंडीशन बनेगी अमावस्या के दिन और ये बनेगी पूर्णिमा के दिन। बृहद ज्वार भाटा समझ में आया। अब समझो नीप टाइड क्या होता है, ये हम सन मान लेते हैं। देखो एक कंडीशन नीप टाइड हल्के ज्वार भाटा में क्या बनती है,
एक कंडीशन आपकी ये बन गई। जब सन अपनी तरफ को अपनी ग्रेविटी से अर्थ को अपनी तरफ खींच रहा है और उसी समय पे एंगल्ड पोजीशन में 90 डिग्री एंगल में मून जब उस पर अपना फोर्स लगाएगा तो क्या आएगा, पानी एक तरफ इधर हिलेगा एक तरफ उधर हिल रहा है, तो एक प्रेशर में या एक स्ट्रेट लाइन में ना होने की वजह से जो टाइड आते हैं वो कैसे होते हैं, नीप टाइड, यानी कि हल्के ज्वार भाटा। ठीक, अब ये कंडीशन कब कब अकर होंगी, ये तो हो गई। देखो हमारा जो वैदिक पंचांग है ना उसमें बड़ी सटीक बातें की गई हैं, इनका पहले से जिक्र था नासा वालों ने, अब हमें बताया कि ऐसे ऐसे होगा। इनकी तारीखें भी, ज्वार भाटा की तारीखें भी हमारे पंचांग से एकदम सटीक निकलती हैं। अच्छा, ये जो कंडीशन है मून की, हमारा जो पंचांग है ना मून की पोजीशन पे बेस्ड है, ठीक है। अब ये कंडीशन पंचांग के अकॉर्डिंग दो, अच्छा डेट में आगे पीछे हो जाता है, इनके पंचांग के अकॉर्डिंग एकदम सेटल है। तो देखो एक होता है शुक्ल पक्ष, देखो ये इस तरीके से रोटेशन में, पहले इस कंडीशन देखो यहाँ पे ये क्या हो गया, ये हो गया पूर्णिमा फुल मून, यानी कि यहाँ पे पूर्णिमा थी। तो ये जब इस तरीके से यहाँ से घूम के इस एंगल पे पहुँचेगा तो क्या हो जाएगा, यानी पूर्णिमा के सप्तमी या अष्टमी यानी 7 और 8 दिन बाद की कंडीशन है। आफ्टर 7 days और 8 days फ्रॉम फुल मून डे, 7वें 8वें दिन क्या बन जाएगा, फुल मून हो जाएगा। अच्छा देखो 15 दिन का पक्ष होता है, शुक्ल पक्ष भी 15 दिन का, कृष्ण पक्ष भी 15 दिन का। तो अगली सप्तमी या अष्टमी में क्या हो जाएगा, अमावस्या आ जाएगी, और अमावस्या के बाद फिर ये जो होगा ये क्या हो जाएगा, ये कंडीशन हो गई आपकी पूर्णिमा वाली। ये कंडीशन कौन सी होगी, पूर्णिमा के 7 या 8 दिन बाद। और ये कंडीशन कौन सी हो जाएगी, अमावस्या के 7 और 8 दिन बाद। यानी शुक्ल पक्ष होता है पूर्णिमा से संबंधित और कृष्ण पक्ष होता है अमावस्या से संबंधित। बात समझ में आ गई, ठीक। तो शुक्ल पक्ष में पूर्णिमा पड़ेगी और क्या होगा, उससे 7वें 8वें दिन ये कंडीशन बनेगी, नीप टाइड आएगा। कृष्ण पक्ष में अमावस्या के बाद 7-8 दिन बाद क्या होगा, ये कंडीशन पड़ेगी और नीप टाइड आएगा। इस तरीके से टाइड्स हमने देखे। स्प्रिंग टाइड यानी हाई टाइड, जब एक स्ट्रेट लाइन में तीनों प्लेनेट हो जाएंगे सन मून एंड अर्थ, तो हाई टाइड, नीप टाइड एंड लो टाइड जब 90 डिग्री एंगल बनाएंगे सन से, अर्थ से सन और मून, तो क्या हो जाएगा, नीप टाइड हो जाएगा। अब पता है इसमें देखना क्या है, अब हमें इसमें ये देखना है कि ये कहाँ कहाँ पे आते हैं। अच्छा होगा क्या, ये घूम रहा है 24 घंटे में अर्थ एक रोटेशन पूरी कर लेती है, तो 24 घंटे में ये कंडीशन क्या हो जाएगी, 2 बार आकर होगी, 24 घंटे परिक्रमा पूरी हो जाएगी। यानी कि हर 12 घंटे पर एक बार क्या जाएगा, टाइट। अर्थ की रोटेशन 24 घंटे में कंप्लीट होती है ना, तो 24 घंटे में इस तरीके की पोजीशन चेंज होंगी तो कितने हो जाएंगे, 2 बार टाइट। 12 घंटे में एक बार टाइट, तो ये फिक्स इनकी जो पोजीशन है जिसकी वजह से टाइट्स आते हैं। सिजिगी क्या हो गया, व्हेन ऑल 3 प्लैनेट्स आर इन स्ट्रेट लाइन, सिजिगी क्लियर हो गया वहां से। अब हम देख लेते हैं कि ये टाइट कहाँ कहाँ पे आते हैं, वहां से आपको 1-2 क्वेश्चन आ जाता है तो उसको कर लेंगे, ये क्या हो जाएगा हमारा कंप्लीट हो जाएगा। अब हमारी टाइट से क्वेश्चन कौन कौन से आते हैं कि सबसे बड़े टाइट्स कहाँ पे आते हैं, ठीक है, सबसे बड़े टाइट्स कहाँ आते हैं या सबसे ज़्यादा टाइट कहाँ आते हैं। तो हम देखते हैं इंडिया में नंबर 1 कर लेते हैं क्वेश्चन हमारे प्रश्न टाइट से। पीसीएस सीसीएस में यूपीएससी में बहुत प्रश्न आते हैं, यहाँ से ध्यान रखना। कितना गंदा कर दिया, साफ कर देता हूँ। हाँ कितना गंदा हो गया ना, अच्छा ही लगता, सफाई अच्छी लगती है। अब देखो साफ हो गया, कितना बड़े हो गया। क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। देखो इंडिया में सबसे बड़े हाई टाइड या लो टाइड कहाँ आते हैं, तो हम देखते हैं गुजरात में ओखा कोस्ट है,
ओखा के तट पर इंडिया के हाईएस्ट टाइड्स आते हैं और जिसकी ऊंचाई है 7.2 मीटर। यानी इंडिया में गुजरात में सबसे बड़े टाइड्स आते हैं कहाँ पे? ओखा तट पे, जो कि ये रहा गल्फ ऑफ कच्छ, ये रहा। तो यहाँ पे इंडिया के सबसे बड़े टाइड्स आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हो गया, ये पूछ लेता है। फिर नंबर 2, सबसे बड़े टाइड्स या सबसे ऊंचे टाइड्स कहाँ आते हैं? तो देखो ये कनाडा है, पूरा का पूरा ये कनाडा है, मान लेते हैं, ऐसा है फटा टूटा टाइप का, ये कनाडा है। ये नीचे अमेरिका है, फिर नीचे मैक्सिको वगैरह है। तो देखो ये नोवा स्कॉटिया है, नोवा स्कॉटिया कनाडा का हिस्सा है। नोवा स्कॉटिया के नीचे ना ये कुछ इस तरीके से निकला हुआ है, यूं, ये एक हिस्सा बन गया यहाँ पे नोवा स्कॉटिया के नीचे। इसको बोलते हैं फंडी की खाड़ी, बे ऑफ फंडी, FUNDY, वे ऑफ फंडी। फंडी की खाड़ी में क्या होता है? दुनिया के सबसे बड़े ज्वार भाट आते हैं। देखो इनकी कितना है, 16 से 18 मीटर ऊंचे टाइड्स आते हैं। ये प्रश्न आपसे बहुत पूछा जाता है कि दुनिया के सबसे ऊंचे टाइड्स कहाँ आते हैं। तो अमेरिका में, अमेरिका के पास ही नोवा स्कॉटिया है, ईस्टर्न साइड ऑफ कनाडा फंडी की खाड़ी है। फंडी की खाड़ी को लर्न कर लेना कि फंडी की खाड़ी है कहाँ, ये अमेरिका या कनाडा, इनके बीच में फंडी की खाड़ी है। फंडी की खाड़ी में दुनिया के सबसे ऊंचे टाइड्स आते हैं। फिर एक प्रश्न आता है कि दुनिया में सब, देखो 12 घंटे के डिफरेंस में बताया था कि पृथ्वी के रोटेशन है 12 घंटे में घूम के आती है, तो 24 घंटे में 2 बार आएंगे। लेकिन एक जगह है यूरोप में जहाँ पे 4 बार दिन में 24 घंटे में 4 बार क्या आ जाता है? टाइड आ जाते हैं। देखो ये है आयरलैंड, ये है ब्रिटेन, ठीक है। और ये जो जगह है इसको बोलते हैं साउथहैम्पटन। साउथहैम्पटन याद कर लेना, आयरलैंड, ब्रिटेन, और ये नीचे क्या है? फ्रांस। तो फ्रांस के पास में, फ्रांस से ऊपर और ब्रिटेन में कौन सी जगह है? साउथहैम्पटन। साउथहैम्पटन में दिन में 4 बार, 24 घंटे में 4 बार ज्वार भाटा आते हैं। 4 बार ज्वार भाटा आता है, याद कर लिया। अब ये 4 बार कैसे आया? देखो ये इंग्लिश चैनल है, ब्रिटेन और फ्रांस के बीच में ये क्या है? इंग्लिश चैनल है। ये क्या है? इंग्लिश चैनल, ये पानी है। और ये क्या है? उत्तरी सागर, नॉर्थ सी। नॉर्थ सी होता क्या है कि 2 बार तो इंग्लिश चैनल से हाई टाइड लो टाइड आ जाता है और 2 बार नॉर्थ सी से हाई टाइड लो टाइड आ जाता है। तो 4 बार दिन में यहाँ पे हाई टाइड और लो टाइड आ जाते हैं। 2 बार इंग्लिश चैनल से और 2 बार उत्तरी सागर से। तो क्वेश्चन हमारे टाइट से क्या बन गए? देखो कैसे कैसे आते हैं, पोजीशन पता चल गई। दुनिया में कहाँ से आएंगे? तो इंडिया में पूछ लेगा क्वेश्चन, फिर दुनिया का सबसे बड़ा पूछ लेगा, सबसे ज़्यादा पूछ लेगा। ये 3 क्वेश्चन हैं जो बहुत इंपॉर्टेंस रखते हैं टाइड में। टाइड में इसके अलावा आपसे और कोई प्रश्न कहीं भी नहीं आएगा, इतना मोर देन सफिशिएंट है किसी भी एग्जाम के लिए। अच्छा और रिफ्रेश करने के लिए कोई किताब मिल जाए तो उसको पढ़ लेना, वरना प्रश्न यहीं से आ जाएगा और आपको ज़्यादा नहीं करना है। अब हमारा बस्ता क्या टाइट के बाद में? एक्लिप्स, यानी ग्रहण देखेंगे कि सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण कैसे कैसे होता है। ठीक है, तो देख लो ग्रहण क्या होता है। जब एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट से अपने आप को कवर कर लेता है तो उसको एक्लिप्स कहते हैं। जब भी कोई एक टेरेस्ट्रियल ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट को ढक लेगा तो वो क्या हो जाएगा? ग्रहण हो जाएगा, गायब हो जाएगा, एक्लिप्स हो जाएगा। और अब ये किस किस कंडीशन से होता है वो देख लो। इसमें 2 कंडीशन बनती हैं। एक होता है सूर्य ग्रहण, दूसरा होगा चंद्र ग्रहण या लूनर एक्लिप्स। अब देखो ये किस किस कंडीशन में होगा। देखो फर्स्ट कंडीशन बन जाएगी सोलर एक्लिप्स में, सूर्य ग्रहण में, जब सन और अर्थ के बीच में मून आ जाएगा।
थोड़ी देर पहले ही हमने क्या देखा था, हम हाई टाइड लो टाइड देख रहे थे। तो ये कंडीशन कब बनती है, ये कंडीशन बनती है न्यू मून डे में, यानी अमावस्या के दिन। तो अगली बात क्या हो जाएगी, ये पोजीशन कब बन जाएगी, अमावस्या के दिन, अमावस्या के दिन। यही प्रश्न आपसे पूछा जाता है कि सूर्य ग्रहण कब होता है। सूर्य ग्रहण होता है एट द न्यू मून डे। ये पोजीशन कब बनेगी, न्यू मून डे। जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में मून आ जाएगा तो सोलर एक्लिप्स हो जाएगा, ठीक है। अब लूनर एक्लिप्स कब होगा, ये क्या है, लूनर एक्लिप्स है जब मून और सन के बीच में क्या जाएगी, अर्थ आ जाएगी और सन मून को सन की लाइट नहीं मिलेगी, वो ढक जाएगा और ये होगा आपसे सिंपल इतना पूछा जाता है कि सोलर एक्लिप्स की पोजीशन क्या होगी या लूनर एक्लिप्स की पोजीशन क्या होगी या किस दिन होगी। इतने ही प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। ये तो बहुत कॉमन प्रश्न है जो सब जगह पूछा जाता है, ठीक है। 2-3 टर्म्स हैं वो देख लो। टोटल सोलर एक्लिप्स क्या होता है और रिंग सोलर एक्लिप्स क्या होगा। देखो टोटल सोलर एक्लिप्स में क्या हो जाएगा, ये मान लिया सन है, ठीक है। अब ये मून है, सन की तो डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, यहाँ पे अर्थ है। धीरे धीरे हमें क्या लगता है, ये इसके सामने आने लगता है, ऐसे ऐसे, फिर कुछ इस तरीके से, इस तरीके से, इस तरीके से। और हम क्या देखते हैं कि सन को मून टोटली कवर कर लेता है, यानी कि चंद्रमा सूर्य को पूरे तरीके से एक्लिप्स कर देता है, ग्रहण कर देता है। उसी को क्या बोलते हैं, टोटल एक्लिप्स या पूर्ण सूर्य ग्रहण। ऐसा बहुत कम होता है, सालों में, कई सालों में ऐसा बनता है जब इस तरीके का हो। तो जब मून सन को पूरे तरीके से कवर कर ले तो क्या हो जाएगा, टोटल एक्लिप्स हो जाएगा। ये पॉसिबल नहीं है, पॉसिबल मतलब इसलिए हो पाता है क्योंकि सन का डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, दूर से अर्थ के सामने आ गया तो हमारी नज़रों से सन ओझल हो जाता है, जबकि मून बहुत छोटा ऑब्जेक्ट है कंपैरेटिवली सन के। अब देखते हैं रिंग सोलर एक्लिप्स क्या होता है। ये सन है, ये मून है, धीरे धीरे अर्थ के सामने आने लगता है, अर्थ के सामने आने लगता है, कुछ इस तरीके से आता है और एक बार को हमें कुछ इस तरीके से ये दिखाई देता है। इस तरीके से ये रिंग हमें दिखाई देती है। ये जो सारी की सारी सर्किल है ये डार्क हो जाता है। ये क्या हो गया, ये सारा का सारा डार्क हो गया, ये मून इसमें फिट हो जाता है और ये क्या बन जाती है, ये रिंग बन जाती है। इसी को क्या गया है, रिंग सोलर एक्लिप्स। जब एक छल्ला सा या वलय हमें दिखाई देता है। तो टोटल सोलर एक्लिप्स क्या है, रिंग सोलर एक्लिप्स क्या है। एक्लिप्स में इतना ही, उम्मीद है ग्रहण समझ में आएगा। इनकी पोजीशन देख लेना, इनसे प्रश्न आ जाता है। थर्ड चैप्टर में इतना ही करना है। अगला जो हमारा चैप्टर होगा, चैप्टर नंबर 4, उसमें करना है हमें इमेजनरी लाइंस, यानी पृथ्वी की काल्पनिक रेखाएं। आज के लिए इतना ही।